प्रधानाचार्य एवं कुमारी शरण मैडम प्रधानाचार्य जी एवं जितने शिक्षक हैं, छात्र छात्राओं सभी का तहे दिल से रंग मंच से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो नाटक है वह बहुत ही समस्यापूर्ण है। 2500 वर्ष पहले एक दार्शनिक यूनान का हुआ था रूसो 2500 वर्ष पहले यूनान का दार्शनिक, उसने महसूस किया था कि प्रकृति से अगर हम छेड़खानी करेंगे तो हम अपनी वास्तविकता से हट जाएंगे। उसी नाटक को परिप्रेक्ष्य में, विषय वस्तु को परिप्रेक्ष्य में लेकर नाटक प्रस्तुत हुआ है। रूसो ने लिखा था, उसका प्रकृतिवाद एक ग्रंथ था। उस प्रकृतिवाद ग्रंथ का निचोड़ था मनुष्य जैसे जैसे प्रकृति से दूर हटता जाएगा वो अपनी वास्तविकता, क्षमता, कैपेसिटी को खो देगा। इस नाटक में भी जो पंच तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये ब्रह्मांड के पंच तत्व हैं, 5 प्रमुख तत्व हैं। इन पंच तत्वों का अतिक्रमण किया जाना, इनको अशुद्ध किया जाना प्राणी जगत के लिए खतरे का विषय है। आज इन पंच तत्वों में कोई ऐसा चीज नहीं बचा है जिनको हम प्रदूषित करने से बचे हुए हैं। उसी संदर्भ में नाटक का कथासार आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। नाटक का संदर्भ है, विषय है चिमनी और चोंगा। एक अत्यंत सार्थक एवं आकर्षक नाट्य लेख है जो प्रकृति और औद्योगिकता के पारस्परिक संबंधों को केंद्र में रखकर रचा गया है। नाटक का मूल प्रश्न है विकास की दौड़। प्रकृति का स्थान क्या है और आज के प्रदूषित वातावरण के लिए जिम्मेदार कौन है? जो प्रकृति को हम प्रदूषित कर रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? नाटक में मानव जीवन को पंचतत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी से निर्मित माना गया है। यही पंच तत्व नाटक की संरचना का आधार बनते हैं। इन तत्वों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। चिमनी औद्योगिक विकास एवं कारखानों की धुआं उगलती प्रवृत्ति का प्रतीक है, जबकि चोगा प्रकृति को आच्छादित सहनशीलता एवं संरक्षणकारी शक्ति का द्योतक है। पूरे नाटक में प्रकृति और औद्योगिक सभ्यता के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। वैज्ञानिक तथ्यों और पर्यावरणीय चेतना को कथा में समाहित करते हुए दिखाया गया है कि अनियंत्रित औद्योगिकरण ने पंच तत्वों के संतुलन को बिगाड़ दिया है। उनका जो अनुपातिक संबंध है वो बिगड़ा हुआ है। अंत में नाटक एक प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होता है, क्या मानव अपनी जीवनदायिनी प्रकृति को नष्ट कर स्वयं को संकट में नहीं डाल रहा है? इस प्रकार चिमनी चोंगा केवल एक कथा नहीं बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता का सशक्त संदेश देने वाला विचारोत्तेजक नाटक है जो आप सबको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेगा। तो ये नाटक का संक्षेप में कथासार है और यहाँ से हम सीख कर जाएंगे कि जो तत्व पंच तत्व हैं वो कोई प्रदूषित होने से वंचित नहीं है। हमें उनकी नेचुरलिटी, उनकी प्रकृति पर हमें ध्यान देना होगा। गंगा में या नदियों में, मिट्टी में, हर जगह, समुद्र में प्रतिदिन
लाखों टन की ये जाता है, क्या नाम है, प्लास्टिक। प्लास्टिक 20 वर्ष तक मिट्टी को प्रदूषित करता है, पर्यावरण को दूषित करता है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि जो पंच तत्व हैं उनकी शुद्धता पर हम संकल्प लेंगे और शुद्धता पर विचार करेंगे, सोचेंगे, क्रियाशील होंगे। आगे नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत। तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी। लाओ इसे मैं इसके साथ वैसे भी पृथ्वी को उसकी दूरी पे ही रखना चाहिए। इसे घूमना जो होता है। हाँ, हमारी टीचर ने हमें बताया था। अच्छा। तभी तो दिन रात होते हैं। अच्छा। हाँ। और क्या बताया आपकी टीचर ने? बताऊं? हाँ बताओ। ये जो दुनिया है ये बहुत खूबसूरत है और यहाँ हमारा देश भारत, ये गंगा नदी और ये हिमालय, ये नदी से चल के समुद्र में सारी समा जाती है और समुद्र इतना बड़ा है कि सारी नदियाँ उसके लिए पानी ढो ढो कर लाती हैं। तो इसमें बुरा क्या? बुरा ये है कि समुद्र महाराज मोटा तोड़ लिए गद्दी पर बैठ जाते हैं और नदी नौकरानी की तरह पानी ढो ढो कर अपना टैंकर भरती जाती है। पर समंदर भी तो काम करता है, पानी का बादल बनाकर पहाड़ी की तरफ भेजता है। वो किसी का दिया अपने पास नहीं रखता है। जैसे मालगाड़ी में लगकर माल जाता है, वैसे ही हवा की गति से बादल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और बादल से बरसात होती है, नए नए पौधे उगते हैं, उनके पत्तों से हवा साफ होती है और दरअसल देखा जाए तो वही हरे पत्ते हवा का ड्राई क्लीनिंग करते हैं, बिल्कुल पोछा लगा देते हैं। अच्छा पापा, क्या पानी भी सप्लाई होता है नदियों से? हाँ बिल्कुल, दरअसल देखा जाए तो नदियाँ जो है वो पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से एक पाइपलाइन की तरह होती है। और अगर पाइप में कचरा अटक जाए तब? चौक हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर के नल चौक हो जाते हैं और उनका क्रम कितना भी मरो पानी मिला, एक बूंद भी नहीं लगा। देखो पापा, मैंने दुनिया को चला दिया। इसको छेड़ो नहीं, इसको स्वाभाविक ऐसे ही चलने दो। ओके पापा, मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखाऊंगी। चल रही है यहाँ हिमालय और यहाँ रूस, यहाँ बर्फ ही बर्फ और यहाँ समुंदर ही समुंदर और यहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान। हाँ सचमुच बहुत सुंदर है। पर रुको, तुम इसे इस तरीके से रखो, ऐसे दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है। लगती है ना? क्या हुआ? बोलो ना, लगती है ना? सचमुच दुनिया ऐसे चलनी चाहिए। पता नहीं। कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ मालूम, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा, चिंता मत करो।
मानवी, जरा मॉडर्न बनो। ये क्या पुराने खेल हैं? तुम मशीनी खिलौनों से खेलो, जैसे कि कार, रोबोट, टैंक, इन सब खिलौनों से खेलो। ये सब क्या पुराने खेल? वो सब बहुत महंगे आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ला दूंगी। एक मिनट। कितनी अजीब हैं आप। बचाओ! अरे अरे घबराओ मत, ये लो, तुम भी खेलो और तुम भी बजाओ। मैं हाँ, तुम। बेटी माधवी, ये देखो कितने सुंदर फूल हैं। हाँ पापा, बहुत सुंदर है। बहुत प्यारे हैं ना? हाँ पापा। हेलो, कितनी प्यारी बच्ची है आपकी। और ये फूल फूल से क्या दिल बहलाना, हमें अपनी पीढ़ी को कुछ नया देना चाहिए। ये देखिए, लोहे के खिलौने। और ये काफी महंगे आते हैं। हाँ, मशीन से बने हैं, महंगे तो होंगे ही। ये तो बैटरी से चलते होंगे और उसका भी खर्च आता होगा। हाँ, बैटरी भी हम बनाते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। तो मैं उधार भी दूंगी। पर मैं उसे चुकाऊंगा कैसे? आपके पास उम्र है, श्रम की शक्ति है, फूल है, उसे हमारे पास उधार रखो और उस बदले में आपके खिलौने लेते हैं। ले लो ना पापा ये खिलौने, प्लीज। हाँ, ये फूल हमें दे दीजिए और इस फूल के बदले में ये खिलौने ले जाए। लाइए। हाँ पापा, फूल के बदले ले लो ना। हेलो, क्या कर रही हो? खिलौनों से खेल रही हो? गुड, वेरी गुड, गो ऑन। और आप कैसे हैं? इस माँ के किसके बदले में फूल लाए हैं? लाइए, लाइए, लाइए ना, अरे लाइए ना। मैं आपको काफी फूल दे चुका हूँ। अभी तो आपको इस महीने की किस्त भी भरनी है श्रीमान। फूल लाइए, हमें दीजिए और ये खिलौने ले जाइए। अभी तो आपको ब्याज भी चुकता करना है। आओ मानो, देखो कितनी प्यारी बच्ची है और कितने चाव से खेल रही है। आओ हम भी खेलें। हम क्या खेले? हम फुटबॉल खेलेंगे, सेहत के लिए अच्छा होता है। पर यहाँ फुटबॉल कहाँ है? सच, यहाँ फुटबॉल तो नहीं, पर वो है दुनिया का गोल ग्लोब। वो क्या? वो ग्लोब, दुनिया का गोल ग्लोब। रुको, वो ग्लोब है, फुटबॉल नहीं, उससे मत खेलो। तो क्या हुआ, हम उसे फुटबॉल जैसा यूज तो कर सकते हैं ना। रुको, दुनिया से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम तो खेलेंगे, क्यों ना मानो। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है और तुम्हें भी फर्क पड़ेगा। मुझे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तुम्हारे लिए अब फूल नहीं उगाऊंगा, समझे? मैं तुम्हारे लिए फूल नहीं उगाऊंगा। सारे फूल के पौधे नष्ट हो जाएंगे, उनमें कीड़े लग जाएंगे और वैसे भी अब कीड़े लगने लगे। कोई बात नहीं, हम उसका भी इलाज कर देंगे। वो कैसे? हम एक दवा बनाएंगे जिससे सारे कीड़ों का नाश हो जाएगा। वो दवा हम खरीदेंगे। फैक्ट्री लगा देंगे। सच? हाँ, हम फैक्ट्री लगा देंगे। हम एक ऐसी दवा बनाएंगे जिससे सारे कीड़े मर जाएंगे।
ये देखो। फ्लैग? हाँ, फ्लैग। इस फ्लैग के कलर्स में माइक्रोवेव तरंगे हैं जिससे सारे कीड़ों का नाश हो जाएगा। आओ, इसे हम इस ग्लोब के यथास्थान पर स्टिक कर दें। आओ। कहाँ लगाए? ये तो अमेरिका है, बहुत बड़ी जमीन है यहाँ। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ठीक रहेगा। ये तो इंडिया है। इस सेंटर में कौन सी जगह है? भोपाल। हाँ, यहाँ लगाते हैं। पर वहाँ क्यों नहीं मोहतरमा? अरे वहाँ तो पहले से ही फ्लैग लगे हुए हैं, हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ लगाते हैं। इससे सारे कीड़ों का नाश हो जाएगा। इससे इससे हमारी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 10,000 टन हो जाएगी और हम अब प्रतिवर्ष 10 लाख टन और भी सप्लाई कर सकेंगे। इस सुपर थर्मल पावर स्टेशन से हमें प्रतिवर्ष 10 लाख टन मेगावाट पावर प्राप्त होगा और हम 10 लाख और भी गाड़ियां सड़कों पर पहुंचा सकेंगे। छह बज गए हैं, 6 ना हो तो टाइम से मिला लीजिए। दूर रेडियो पे एक स्वास्थ्यवर्धक भजन सुनाई देता है जिससे मेरा बिस्कुट और नाश्ता हो जाता है। अरे वाह, 2 इंच का कंकड़ मिला है। पहले वाले में इससे वाले मिलावट तो था, पर ये वाला सही है। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्या? ये तो आदमी है, कैलाश तो नहीं है। ए भैया, ए भैया, ए भैया, आप यहाँ पे गंधर्व स्नान कर रहे हो या फिर कोने खराब से काम करके आए हैं? खुले में सो रहे थे। हाँ भैया, गर्मी के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोने में शुद्ध हवा मिलती है, ठंडक लगती है। गांव में तो हम छत पर ऐसे ही पड़ जाते थे, पर यहाँ सुबह जैसा कुछ लग ही नहीं रहा। सुबह से ही दोपहर जैसी उमस है। बाहर सो के आत्महत्या कर रहे थे क्या? अरे नाक कान को झाड़ लीजिए और कपड़े उपड़े को भी झाड़िए। आपको पता भी है शुद्ध हवा का क्या महत्व है? शुद्ध हवा का शुद्ध घी, काजू और बादाम से भी ज्यादा महत्व है। आप खरीद सकते हैं। ये महत्व है शुद्ध हवा का। एयर कंडीशनर में तो मिलता है और वाटर कूलर में मिलता है थोड़ी सस्ती। और आपको अगर आत्महत्या करना है तो पहाड़ से कूद जाइए, बाहर मत सोइए। पुराने समय में सुबह के 4 बजे लोग प्राण वायु कहा करते थे। आजकल तो 24 घंटे वायु प्राण घातक हो चुका है। अरे झाड़िए महाराज, गंदगी।
ए रुको रुको, उसे मत छोड़, उसे वैसे ही रहने दो, मुझे रीडिंग लेनी है अभी। काहे की रीडिंग? अरे हमारी एफिशिएंसी ना बचा रही है क्या कि हम कितना झाड़ मार पाते हैं? अरे भैया बताती हूँ। एक 4 सेंटीमीटर। मैडम ये तो प्लांट के बाहर है, फिर काहे की नाप जो? अरे मालूम है, पर ये जगह ना प्लांट के बाहर होते हुए भी प्लांट की चपेट में है। वो देखो, वो बॉयलर देखो, हाँ। उस बॉयलर में सिर्फ कोयला नहीं जल रहा, ये जगह भी जल रही है। आपका तमाशा अगर हो गया हो, धुआं तो आपके बिना पानी के डूबे जा रहा है और आप बॉयलर में चले जा रही हैं। अपना क्या है, बाहर हो? अरे अरे ठहरो भैया, पूरी रीडिंग तो लेने दो। अरे डॉक्टर हो, मुझे बचाओ। अरे डॉक्टर नहीं हूँ। अरे डॉक्टर साहब बचाओ। अरे डॉक्टर नहीं हूँ भैया, टेम्परेचर लेने नहीं आई, रीडिंग लूंगी, रीडिंग। अरे ऊंचा सुनता है। ओहो, ये तो सब ध्वनि प्रदूषण का कमाल है। आजकल इतना हल्ला गुल्ला होता है कि हम सब अपनी सामान्य श्रवण शक्ति तो खो ही बैठे हैं। क्या क्या कह रहे हो? मैं बहरा हो गया, मैं बहरा हो गया। अरे चुप भैया चुप, सबका यही हाल है। अब तो मैं भी प्लांट पर जाती हूँ तो कान पर ढक्कन लगा लेती हूँ। हाँ मैडम आप सही बोल रही है, नाक और कान ढक के चलना चाहिए। आज यहाँ 3.5 सेंटीमीटर का डिग्री। कहाँ से? अरे चिमनी से, इधर उधर से, रेगिस्तान से उधर। अच्छा, आज अच्छी बारिश हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। और जबकि सब जगह चिमनी में ईएसपी लगा है। ESP? हाँ भैया। अरे, अरे इसे क्या हुआ? अरे डॉक्टर बचाओ डॉक्टर। पानी पिला रही है क्या? अरे ऑक्सीजन है, शुद्ध हवा। ये कौन सी दवा है, कहाँ मिलती है? अरे ऑक्सीजन है। अब पहले हवा में मुफ्त में मिल जाती थी, अब तो फैक्ट्री में बनती है। कौन सी फैक्ट्री, कहाँ है? अरे भैया, अब तो ये घर घर बनने लगी है। नकली भी आती है, पर सावधान, एक बड़ी फैक्ट्री को इसीलिए बंद करा दिया गया क्योंकि उससे बहुत प्रदूषण फैल रहा था। कान पकड़ता हूँ, अब खुले में नहीं सोऊंगा। पेड़ के पास जाऊंगा, ऊपर हरे पत्ते होंगे, शुद्ध हवा होगी। ओहो, धरती की फिर वही गलती, पेड़ के नीचे कभी मत सोना। है मैडम, पेड़ तो ऑक्सीजन देता है ना। अरे भैया, अब कहाँ रहे वो दिन, अब तो पेड़ खुद ऑक्सीजन के मोहताज हो गए। अब तो बेचारे बिना ऑक्सीजन के अपना दम तोड़ रहे हैं। सड़कों के किनारे किनारे अपनी शाखाएं फैलाए बेचारे ऑक्सीजन की भीख मांगते हैं। अब तो भगवान भला करे, अब बस कोई एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे, बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है बाबा। अच्छा, हाँ भाई, क्योंकि बताओ, पहले पेड़ हमें ऑक्सीजन देते थे और हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे।
अब तो त्रस्त होकर सारा क्रम ही उल्टा कर दिया है। अब उन्हें भी समझ आ गया कि उन्हें ठगा जा रहा है। इसीलिए तो अब ऑक्सीजन को खजाने की तरह संभाल कर रखते हैं। तो क्या पेड़ भी कंजूस हो गए हैं? अरे पेड़ आदमी हो गए हैं। कल्पना करिए अस्पताल में सांस के मरीजों जैसे पेड़ भी बिस्तर पर लेटे हुए मिलेंगे। मैं चलता हूँ, काम पर जाना है। धन्यवाद मैडम। राम राम। अच्छा ठीक है, अब हम भी समेटते हैं। अरे अरे ठहरो ठहरो, मुझे निकल जाने दो। मुझे शब्दों से एलर्जी है। ये धूल धाल के चक्कर में मैं बीमार पड़ गई तो मुझे निकल जाने दो। अरे मैडम, नाक पर ढकिए, कान देखिए, कान कान। अरे उसकी व्यवस्था तो मैं पहले से करके रखती हूँ। पर क्या बताऊँ, मेरा शरीर जिस मॉडल का है ना, उसके डिजाइन अरे मैडम, किस मॉडल का है आपका शरीर? सन 47। अच्छा, उस सन में तो काफी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। राया आप भी तो उसी सब में से एक। अरे खा काफी, तुम करते हो, अपना बताओ। मैडम, झाड़ू का कोई मॉडल नहीं होता है। मुट्ठी में तिनके को डाला, बांध दिया, बन गया झाड़ू, और झाड़ते झड़ गया। ओ, तो उसी के बरसात से बचने के लिए तो छाता लगाया है। अरे मैडम, आप इस छाते में बादल दुबक के बैठे हैं और कभी बारिश कर सकते हैं। क्या? मेरे छाते के अंदर बादल है? कहाँ? कहाँ? है? हाँ, है। छाते की कमानियों की टहनियों में बादल का घोंसला। मैंने कहा था ना, सब बादल आपके छाते में घोंसला बना के बैठे हैं। आपका स्कूटर है? हाँ है। स्कूटर में एग्जॉस्ट पाइप होता है और वहां से धुआं निकलने की वजह से वायु प्रदूषण होता है। आजकल लोग स्कूटर की ट्यूनिंग नहीं कराते हैं और पेट्रोल गलत जलाने की वजह से विषैले गैस निकलते हैं। आजकल तो दिल्ली में हजारों टन गैस निकल रही है रोज। ओह, अच्छा। तो यानी स्कूटर छाता है और उसका एग्जॉस्ट बादल का घोंसला। अरे मैडम, यही हाल तो कार और ट्रक का भी है। आपके घर में बिजली है? हाँ है भाई। बिजली छाता है और वहां का प्लांट से निकला वो विषैला गैस दुबका बादल, और टावर में जो ट्रांसमिशन यूज होता है चुंबकीय शक्ति की वजह से कैंसर पैदा होता है। ओह, लेकिन चुंबकीय धाराएं तो पृथ्वी में भी होती है, तो फिर हम सब कैंसर से ग्रसित क्यों नहीं हो जाते? पृथ्वी की चुंबकीय धाराएं स्थिर होती हैं, पर विद्युत मांग की वजह से हमारे घटते बढ़ते रहती हैं। ओह, कुछ कुछ समझ आ रहा है मुझे। आपके पास कपड़ा है? हाँ भाई है। कपड़ा में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उससे दुबका बादल बनता है। ओह, समझ गई। यानी अनाज छाता है और उसमें पड़ने वाली खाद में जो रसायन होता है वो बादल। जी जी जी। इस्पात छाता है और उसके भट्टे से निकलने वाला धुआं बादल। जी। समझ गई। वैसे तुम बहुत कुछ जानते हो। अरे मैडम, तो झाड़ू लगाना जानते हैं। अरे भैया, वाकई तुम बहुत कुछ जानते हो। ये झाड़ू वाले क्यों लगाते हो? अरे मैडम, अगर हमारे हाथ में झाड़ू की जगह पे कलम, पेन या बंदूक भी रहता ना, तो भी हम झाड़ू में मार रहे होते। ओह, यानी अफसर हो या फिर सिपाही या व्यापारी, ये सब झाड़ू लगाते हैं। पर किस लिए? अरे पार्लियामेंट पे जाकर नेता झाड़ू लगाते हैं और अफसर जाकर दफ्तर में झाड़ू लगाते हैं और हम रोड पे झाड़ू लगाते हैं।
यानी रोज झाड़ू लगती है। दफ्तरों में सुबह 10 से शाम 6 और कारखानों में रात के शिफ्ट्स में। अरे वहाँ तो ओवर टाइम भी होता है, दौरे भी होते हैं और वहाँ भत्ता भी मिलता है। भत्ते से तुम्हारा क्या मतलब? जिंदा रहने का भत्ता। हमारे देश में कुछ इतने महान महान लोग हुए हैं कि जिनकी सांस की कीमत करोड़ों में है। और मेरी सांस की कीमत? आपकी सांस की कीमत चंद रुपए के बराबर है, कोई भी खरीद सकता है। अरे पर मेरी सांस खोटी नहीं। मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं मशीनरी की हर एक चीज जानती हूँ और उसे बर्बाद भी कर सकती हूँ। मेरा महत्व है। आपका महत्व गर्द हो चुका है। मैं गर्द झाड़ दूंगी। मैडम आगे न झाड़ोगिरी पे। खबरदार। मुसिया, हमारे पास भी हथियार है। डरो, हम कहते हैं डरो। उधर गई। समझदार आदमी को जल्दी डर जाना चाहिए। अरे भैया, तुम भी तो इतने समझदार हो, तुम क्यों नहीं डरते? डरते हैं ना? किससे? हम नहीं बताएंगे। अरे मैडम देखिए तो, लोग दिन में लालटेन जला के लेके आ रहे हैं, कैसे मुर्गे। लगता है इन्हें सूर्य की ऊर्जा पूरी नहीं पड़ती। ये लोग ऊर्जा का उपाय नहीं कर पा रहे हैं। मैं अरे नहीं, ये लोग सूर्य की ऊर्जा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। चलिए पूछते हैं। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? कुएं पे जा रहे हैं। कुएं पर? कुएं पर लालटेन लेके रस्सी और बाल्टी लोग लेके आता है कुएं पर पानी निकालने के लिए। हाँ भैया, अब लालटेन बाल्टी के साथ साथ लालटेन भी ले जाना पड़ता है कुएं पर। कुएं से पानी नहीं, अपनी जान खींचते हैं, जान। और जरा ढील दी कि गई जान गड्ढे में। क्या मतलब? मतलब ये कि कुएं में गैस रिसने लगी है। पता नहीं धरती माता को कौन सी बीमारी हो गई। अब कुएं में उतरना भैया खतरे से खाली नहीं है। उसमें उतरना और उसका पानी पीना, उससे जो गैस निकलती है वो जान के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसी का पता लगाने के लिए पहले हम कुएं में लालटेन डालते हैं। अगर लालटेन बुझ गई समझिए जान खतरे में है भैया। अच्छा तो टेस्टर है। हाँ, टेस्टर है। अरे ये धुआं कैसे
ये क्या हुआ? सबके सब मर गए, सबके सब मर गए। मेरा तबलूक वो भी पिघल गया, स्टैंड पे नहीं खड़ा हो पा रहा है। पूरी धरती ही पंचर हो चुकी है। इस धरती पे हम जगह जगह जो गीले हो रहे हैं ना, ये उसी का कारण है। सब नष्ट हो गया। मैंने कहा था कि इसके साथ खिलवाड़ मत करो, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। नहीं चाहिए मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। पापा फूल ले आओ ना, पापा प्लीज फूल ले आओ। पापा हेलो, अभी नाट्य कला में आपने देखा कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करने पर अन्य प्राणी जगत को तो क्षति पहुंचती है, मनुष्य भी उस दायरे में आता है। चाणक्य, जिसको आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, जिनके 4 नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, एक नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने एक ग्रंथ में लिखा था कि प्रकृति कोपः सर्व कोपेभ्यो गरीयसी। प्रकृति का क्रोध सृष्टि के समस्त क्रोधों से भयंकर होता है। कभी सुनामी आती है, कभी ऐसा भूकंप आता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड बनाने के लिए सरकारें मजबूर हो जाती हैं। 400 बच्चे विद्यालय प्रांगण में मृत हो जाते हैं। कोरोना उसी प्रकृति के छेड़खानी का एक परिणाम था, 3-4 साल पहले आया था, पूरे दुनिया को तबाह कर दिया था। तो जो पंच तत्व हैं या प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति के जो भूत हैं, उनको सुरक्षित रखना, संरक्षित करना, उनका जो गुणधर्म है उसको बनाए रखना हमारा धर्म बनता है। पूरे देश की नदियां मां कही गई हैं। यज्ञ होता था आज के 1000-2000 वर्ष पहले, तो संविधा की लकड़ी, जो डालें टहनियां अपने आप से टूट कर गिरती थी, ऋषि मुनि उन्हीं से यज्ञ करते थे, न कि पेड़ को काट करके। आज जो स्थितियां विपरीत हैं, उन विपरीत स्थितियों के कारण से हम सभी प्रभावित हैं। हम यहाँ से संकल्प लेंगे इस नाट्य के माध्यम से कि नदी, मिट्टी, वायु, ध्वनि, कोई बच्चा जाता है तो इतनी तेज गाड़ी चलाता है और इतना तेज हॉर्न देता है कि लगता जो है डीजे बजता है, डीजे के निकट जा खड़े होइए, ये धक धक करने लगता है। वो आपके शरीर के लिए नुकसानप्रद है। आप प्रदूषण के विषय में बहुत कुछ पढ़ते हैं विद्यालयों में, लेकिन उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करिए। अगर जीवन है तो सब कुछ है, अन्यथा सब बेकार है, मिथ्या है। स्वस्थ है तो संसार आनंदमय है, और बीमार है तो सारा संसार का वैभव बेकार है। इस नाट्य से हमें सीख लेना चाहिए कि नदी, जल, सब कुछ को हमें, वन संपदा, सारी चीजों, प्रकृति के तत्वों को हमें उनके नेचर के अनुसार हमें बरकरार बनाए रखना हमारा जरूरी कर्तव्य और धर्म दोनों है। तो नाट्य मंच पर पात्रों का परिचय होना आवश्यक है, जैसा कि कई बार ऐसे मिस्टेक हुए हैं। मानवी जो पात्र हैं, मानवी आद्या मिश्रा, आद्या मिश्रा मानवी। पापा लोकेश पांडे जी, ये पापा जी हैं, लोकेश पांडे जी हैं। केपी गांव वाली
सालू तिवारी, केपी गांव वाली सालू तिवारी। मानव गांव वाला अभिषेक त्रिपाठी। जमादार रवि सिन्हा। आदमी गांव वाले अंकित देव मिश्रा। टेक्नीशियन भूमिका गुप्ता। भाई करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन चाहिए। विधाओं में नाच की विधा सबसे कठिन होती है, सबसे आनंददायी होती है। उसको चेहरे पर भाव भंगिमाओं पर लाना कठिन होता है, तो तालियां जरा इनके लिए आवश्यक होता है। एक मंच पर अब मंच से परे मंच सज्जा आकाश दयाल। मंच सामग्री भूमिका गुप्ता अंकित मिश्रा। वेशभूषा शिल्पी दुबे। संगीत संयोजन एवं संचालन राहुल शर्मा। मुख्य सज्जा भावना गुप्ता। मंच संचालन श्री केडी तिवारी जी, तो आपको समझते। पोस्टर आज्ञा मिश्रा। ब्रोशर रवि सिन्हा। वीडियो और फोटो हेरी तिवारी। प्रकाश संचालन देवाशीष मिश्र। लेखक राजेश जैन। परिकल्पना व निर्देशन मैडम रोजी मिश्रा जी। मैडम रोजी मिश्रा जी भक्त आकर रखना। संगीत से थे राहुल शर्मा, राहुल आ गए, और हमारे सहयोगी थे प्रखर द्विवेदी। प्रखर मंच पर आ गए। अरे मेरे मोबाइल से कोई फोटो खींच दीजिए। आपको दे दी जाएगी, ऐसा नहीं। मिल जाएगा। धन्यवाद आप सबका। मेहमान आपका भी, इतनी जल्दी में आपने समय दिया और आज प्रोग्राम और लगा हुआ है। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी आपको का बहुत बहुत धन्यवाद।